प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का जो अपना फर्स्ट पेपर है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण, और भारत में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि। आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और भारत में जो एग्रीकल्चर हैं उसकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी तो क्या है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है। यानी कि मानसून यदि समय पर आ जाता है तो भारतीय एग्रीकल्चर पर्याप्त मात्रा में होती है, खेतीबाड़ी अच्छी होती है। और यदि सूखा पड़ता है या अकाल की स्थिति आती है या बाढ़ की स्थिति आती है या अन्य जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जैसे टिड्डी दल इत्यादि हैं या भूकंप इत्यादि हैं या शीतलहर है या पाला है, तो इनका भी भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि में दूसरी मुख्य विशेषता आती है कि भारत में छोटे जो कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, उनकी बहुलता है। या हम कह सकते हैं कि अधिकांश किसानों के पास में जो भूमि है वो छोटी छोटी मात्रा में है और देश में जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने कारण से प्रति व्यक्ति जो भूमि की उपलब्धता है वो भी धीरे धीरे भारत में कम होती जा रही हैं। भू स्वामित्व के वितरण में असमानता है। ये इसी से संबंधित पॉइंट है कि भारत में अधिकांश जो किसान हैं वो सीमांत हैं या छोटे कृषक हैं, या हम कह सकते हैं कि भूमिहीन कृषक हैं। लेकिन कुछ जो जमींदार हैं या जो बड़े किसान हैं उनके पास में भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जमींदार हैं उनके पास में भूमि बहुत ज़्यादा है और अधिकांश किसानों के पास में या तो वो भूमिहीन कृषक हैं या छोटे सीमांत कृषक हैं। हम ये कह सकते हैं कि भूमि का जो स्वामित्व है वो असमानता पाई जाती है या समान वितरण नहीं है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि कृषि में छिपी ही बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि भारतीय किसान कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे उसी खेत पर या उसी कृषि भूमि पर कार्य करते हैं और ऐसा लगता है कि सब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन यदि उनमें से कुछ व्यक्तियों को वहाँ से अलग कर दिया जाए तो भी कृषि के उत्पादन में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि में बेरोजगारी, जिसको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, वो पाई जाती हैं। भारतीय कृषि में नेक्स्ट विशेषता आती है खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी प्रमुखता है। रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, जायद की फसलें तो गेहूँ है, चना है, मक्का है, या हम कह सकते हैं धान है। ये प्रमुख फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, उनकी प्रमुखता ज़्यादा है। अन्य जो फसलें हैं तिलहन हैं या जो जिनको हम कह सकते हैं कि कैश क्रॉप्स हैं वो कम हैं तुलना रूप से। तो भारतीय जो किसान हैं वो परंपरावादी जो खेती है उसको कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो प्रमुख जो फसलें हैं वो खाद्यान्न से ही संबंधित हैं। दूसरी नेक्स्ट विशेषता कह सकते हैं कि निम्न उत्पादकता है। भारत में हालांकि हरित क्रांति का प्रयोग करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कुछ भूमि बंजर है या उपजाऊपन जो है भूमि का कम है, मिट्टी के कटाव की समस्या है, जिसके कारण से भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो अभी भी कम है। एक और विशेषता देखने को मिलती है कि भारत में फसलों की विविधता है। यानी कि एक किसान एक विभिन्न प्रकार की फसल उत्पन्न करते हैं और मुख्य रूप से मैंने जैसे बताया था अभी आपको कि रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसलें हैं। ये तो किसान वर्ष में लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक किसान जो है वो भारतीय कृषि जो है उसके अंतर्गत पूरा समय हम लगाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, या हमें कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि रोजगार के साधन
क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गाँव में रहती हैं और गाँव में रहने वाली जनसंख्या अधिकांश कृषि एवं उससे संबंधित जो सहायक उद्योग धंधे हैं उन पर निर्भर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों को जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर से ही सेक्टर से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय है उसका जो प्रमुख साधन है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का 50% हिस्सा एग्रीकल्चर एवं उससे संबंधित जो उद्योग धंधे हैं जिनको हम कृषि के सहायक उद्योग कहते हैं, पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, मुर्गी पालन है इत्यादि, इन सब से हमारी राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय आय एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा होती है। खाद्यान्न एवं कृषिजन्य पदार्थों की उपलब्धि होती है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो खाद्यान्न हैं, कृषिजन्य अन्य जो पदार्थ हैं, गन्ना है, कपास है या तिलहन है, ये सभी एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सरकारी आय, यानी कि एग्रीकल्चर से किसानों के द्वारा सरकार को लगान दी जाती है, उससे भी गवर्नमेंट को इससे इनकम होती है। किसान मंडियों में अपनी फसल बेचता है, मंडियों का विकास होता है, या हम कह सकते हैं यातायात का साधन, या हम कह सकते हैं किसान एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि बाजार का विकास होता है। किसान स्वयं भी एक उपभोक्ता है कि किसान जितनी ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है उसका अधिकांश भाग जब बाजार में बिकता है, उसकी जो इनकम आती है उससे वो अपनी सामान्य आवश्यकता की जो वस्तुएं खरीदता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों के लिए उपभोक्ता का जो बाजार है वो किसान ही हैं। और इसी संबंध नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं औद्योगिक विकास का आधार। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, विशेषकर जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हैं, उनका विकास कृषि के कारण से होता है, क्योंकि उनको कच्चा माल जो है वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर, यानी कि महंगाई बढ़ती है। यदि किसानों की पैदावार ठीक ढंग से नहीं हो तो निश्चित रूप से देश में महंगाई बढ़ती है। तो सामान्य मूल्य स्तर को बनाए रखने में भी एग्रीकल्चर विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय या सहायक उद्योग धंधों का भी विकास होता है। और एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, या हम डेयरी व्यवसाय कह सकते हैं, या मुर्गी पालन है, या मछली पालन है, या अन्य जो सहायक उद्योग धंधे हैं वो एग्रीकल्चर के कारण से पनपते हैं। इनमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें परिवहन का विकास। ट्रांसपोर्ट के साधन डेवलप होते हैं, क्योंकि जो किसान हैं गांव शहरों से खाद बीज लेकर आता है या अपना तैयार फसल जो है वो शहरों में बेचता है, मंडियों में बेचते हैं। इससे भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का डेवलप होता है। और कई कृषि जो मंडियाँ जो हैं वो शहरों से गाँव में तक जोड़ने के लिए, या मंडियों को गाँव तक जोड़ने के लिए सड़कों का भी निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण, यानी कि हमारा देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वोटों की राजनीति है। तो चूंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसानों की है, तो किसान जो हैं वो राजनीति में भी अपना दखल रखते हैं। किसी भी कोई भी पार्टी की सरकार हो वो किसानों को हित की ही बात करती है, यानी कि उनके सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो किसान ही हैं। और सामाजिक जो वातावरण है, क्योंकि हमें जानते हैं कि किसान जो नेता हैं वो जैसा चाहते हैं वैसी प्रकार की समाज के अंतर्गत स्थितियां पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश में चाहे राष्ट्रीय आय का मसला हो, एग्रीकल्चर से हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। हम कृषिजन्य जो वस्तु हैं उनका एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनसे भी देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हमारे निर्यात बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि आयात प्रतिस्थापन हुआ है, क्योंकि खाद्यान्नों में पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था गेहूँ इत्यादि का। आजकल हम हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न आत्मनिर्भर हैं, तो आयात अब नहीं करना पड़ता है, उससे विदेशी मुद्रा बचत होती है। और उल्टे हम अब निर्यात करने लगे हैं, तो कृषिजन्य जो वस्तुएं हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो हमारा जो भुगतान संतुलन है वो पक्ष में होता है, या हमारा जो व्यापार संतुलन है वो हमारे पक्ष में होने की बात की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो योगदान है वो भारतीय कृषि का ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।